Hello, Assalamu alaikum. In this video, we are going to study about the hemorrhagic stroke and hematoma. और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो हेमोरेजिक स्ट्रोक पढ़ेंगे और हेमाटोमा पढ़ेंगे। हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग, तो ब्रेन के अंदर कोई भी ब्लीडिंग हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, आ, उसको आज हम पढ़ेंगे। और हेमाटोमा जो है उसके अंदर ब्रेन के अंदर अगर कोई क्लॉट बन गया है तो उसको हम कहते हैं कि हेमाटोमा है। तो हेमरहेज क्या है? सबसे पहली टाइप हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरहेज। तो उसमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई पेरेन्काइमा के अंदर होने वाली ब्लीडिंग। तो पेरेन्काइमा के अंदर ब्लीडिंग से क्या मुराद है कि आपका जो ब्रेन का टिश्यू है उसके अंदर इंटरनल ब्लीड हो रहा है। तो हाइपरटेंशन जो कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, और कॉमन साइट क्या है? प्यूटामेन जो, और फिर उसके बाद हमारे पास थैलेमस, फिर पॉन्स और फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो पीटामेन इज द मोस्ट कॉमन साइट बीसीक्यू के हवाले से, और हाइपरटेंशन जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज होता है। फिर हमारे पास आता है आर्टेरियो वेनस मेलफॉर्मेशन। तो ये आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं हमारी, उनका मेलफॉर्मेशन अगर हो जाए तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है। एमाइलॉइड क्या होता है? एमाइलॉइड एंजियोपैथी। एमाइलॉइड एक प्रोटीन का नाम है। तो ये जो प्रोटीन है हमारे पास, जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स पे जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एंटीकोगुलेंट या फिर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में बी ड्यू टू ओवरडोज, या फिर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी वजह से अगर आप एंटीकोगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ले रहे हो तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए। किसी भी और टिश्यू में भी हो सकती है, तो ब्रेन में तो हो ही सकती है अभी फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? ट्यूमर्स आ जाती हैं या फिर कोकेन का यूज़ आ जाए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या हैं। भाई ब्रेन में मसला हुआ है तो सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो चेंज होगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? वॉमिटिंग और हेडेक होगा, सीजर्स होंगे, और फिर इसके बाद फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट। ये आपको तकरीबन हर ब्रेन इंजरी के अंदर ये चीज़ें तो देखना लाजमी मिलेंगी। ये वो वाले सेलियन फीचर्स कह सकते हैं कि हैं। फिर इसके बाद हमारे पास डायग्नोसिस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करेंगे किसी भी ब्रेन के हवाले से। अगर आपको ब्रेन की इमेजिंग करनी है तो सबसे पहला ऑप्शन आपका ये होता है। फिर इसके बाद एमआरआई आता है। फिर इसके बाद एंजियोग्राफी होती है। मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले एयरवे प्रोटेक्शन करेंगे। जीसीएस अगर 8 से कम है तो भी एयरवे प्रोटेक्शन करेंगे। अगर आप देख रहे हो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो भी आप इंट्यूबेशन कर दोगे। एयरवे प्रोटेक्शन का मतलब इंट्यूबेशन कर देंगे हम। फिर इसके बाद अवॉइड हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हेड के जो के एलिवेशन करा देते हैं 30 to 45 डिग्री। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? रिवर्स कोगुलोपैथी। ब्लीडिंग हो रही है तो आप विटामिन के दोगे, जिससे प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा? एक्टिवेट होगा, और वो क्या करेगा? क्लॉटिंग कराएगा, इनिशिएट कराएगा। इसी तरह से फ्रोजन प्लाज्मा दोगे। अगर किसी बंदे के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स कम पड़ रहे हैं तो उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप क्या दे रहे हो? प्लाज्मा दे रहे हो, और प्लाज्मा के अंदर ही सारे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। आप ब्लड नहीं दे रहे हो उसको, आप आरबीसी नहीं दे रहे, आप सिर्फ प्लाज्मा दे रहे हो, वाटर ऑफ ब्लड। टारगेट आईएनआर क्या है कि ब्लीडिंग टाइम। आप जो कहे ब्लीडिंग टाइम को 1.4 से कम मेंटेन करोगे। किस तरह से? यही रिवर्स कोगुलोपैथीज और 2-3 और इंटरवेंशन से या मेडिकेशन से। टारगेट प्लेटलेट भी आप क्या करोगे? बढ़ा के रखोगे। कितना? 1 लाख आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई इतना आपने रखना है पेशेंट में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सब एरेक्नॉइड हेमरेज क्या है? सब एरेक्नॉइड हेमरेज वो है, आप यहाँ स्क्रीनिंग पे भी देख सकते हैं कि आपकी जो ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो पतली पतली लाइंस आती हैं, जो हमने टेक्सचर देखा है एक ब्रेन का, वो आता है। उस टेक्सचर में अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है? उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज हमारे पास आते हैं सेक्युलर बेरी एनेरिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर उसके बाद आपके पास आता है वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, जो कि कंजेनाइटल होता है। कंजेनाइटल से मुराद ये है कि आपको बचपन से ही वेसल्स में जो कि एक मसला होता है। सेक्युलर बेरी एनेरिज्म हम आगे डीप में पढ़ेंगे, इसलिए इसको नहीं छेड़ा फिलहाल। हेमेटोलॉजिक डिस्टर्बेंस क्या है कि आपके जो ब्लड है, ब्लड की जितनी भी पैथोलॉजीज हैं उन सबको आप हेमेटोलॉजिक डिस्टर्बेंस कहते हो। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? ट्यूमर्स।
फिर ट्रोमेटिक हेमाटोमा। ट्रोमेटिक हेमाटोमा से क्या मुराद है, आपको ट्रोमा हुआ, उसके बाद आपके जो कि क्लॉट बन गया, क्लॉट डिसलॉज हुआ और आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो इस तरह से सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है आपको। फिर इसके बाद हमारे पास क्या क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे, सडन ऑनसेट एंड थंडर क्लैप। अब जैसे ही आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे ही आपकी ब्लीडिंग शुरू हुई, फौरन आपकी शिकायत क्या होगी, आपकी शिकायत होगी भाई मुझे बहुत खतरनाक सा हेडेक हो रहा है और दिस इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। तो मतलब मेरा दुनिया में सबसे मुश्किल जो हेडेक है, सबसे स्ट्रेंथ वाला, सबसे पेनफुल। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तकरीबन 25 से 50% के केसेस में होता है। डायग्नोसिस इसमें भी सबसे पहले नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराएंगे, फिर इसका लंबा पंचर कराएंगे। लंबा पंचर में जेंथोक्रोमिया मिलेगा, मतलब येलो कलर्ड कलरेशन आपको दिखेगा। वो किसकी वजह से दिखता है, वो आपका हीमोलाइसिस की वजह से दिखता है। अगर आरबीसी टूटे में तो आपको सीएसएफ में येलो कलर मिलेगा, क्योंकि केमिकल्स वगैरह का जो लीकेज होता है उसकी वजह से। ये WBC टू RBC रेशियो हमारे पास क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा अगर सब एरेक्नॉइड हेमरेज है। अगर सब एरेक्नॉइड हेमरेज नहीं है, मेनिंजाइटिस है, तो उसमें आपको जो कि है रेशियो क्या मिलेगा WBC RBC का, WBC आपको 1 मिलेगा पर 500 या 1000 RBC। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पिक्चर डाल दी जिसमें मैं आपको सारे हेमरेज दिखा रहा हूँ। तो एपिड्यूरल जो कि आपको कॉन्वेक्स शेप दिखेगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये सब ड्यूरल है तो ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स ही, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, वो थोड़ा सा ना यूँ ओवल टाइप सेक्शन बना देता है। फिर इसके बाद हमारे पास हाफ सर्कल कह सकते हैं सब एरेक्नॉइड है, जो कि आप हमने पीछे अभी पढ़ा कि भाई जो अंदर अंदर टेक्सचर बना होता है, टेक्सचर के अंदर ब्लीडिंग हो जाए। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हमारे पास क्या होती है, DAI जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो कि है डिफरेंट टॉपिक में इंशाल्लाह वैसे डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। कंट्यूजन्स होते हैं, ये भी हमारे पास ट्रॉमा के अंदर मिलते हैं। तो आप ये आगे चलते हैं, और भी आगे चीज़ें हैं। तो सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म जो मैं कह रहा था आगे आएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है बेस ऑफ द स्कल के अंदर एक सर्कुलेशन है। यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि भाई ये आपके पास एक सर्कुलेशन है। इस सर्कुलेशन में आप देख रहे हैं एनास्टोमोसिस बन रहा है, जिसको हम कहते हैं दो आर्टरीज आपस में मिल रही हूँ। तो ये इस तरह से एनास्टोमोसिस बन रहा है। एनास्टोमोसिस के अंदर एक ये होता है, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है, इस तरह का बन जाता है। ये सेक्शन जो बना हुआ है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेरी एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आर्टरी का पूल हो जाना। अब ये आर्टरी पूल हुई है, लेकिन जब ये आर्टरी अगर रप्चर होगी तो हमारे पास क्या होगा, सब एरेक्नॉइड हेमरेज होगा। यहाँ इंट्राक्रेनियल हेमरेज है तो क्रेनियम के अंदर, लेकिन इट्स सब एरेक्नॉइड हेमरेज। तो ये मैंने करेक्शन करना भूल गया। कॉमनली इफेक्ट क्या करेगा, एंटीरियर सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है और जंक्शन ऑफ एंटीरियर आर्टरी जो है हमारे पास उसको करेगा, और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये हमारे पास जो एनास्टोमोसिस की आर्टरीज हैं वो मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि ACA और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दोनों को जो कि है, दोनों का जो एनास्टोमोसिस है उसके दरमियान ये बनता है। इट इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी मतलब किडनी की जो कि है डिजीज है जिसके अंदर किडनी फेलियर हो जाता है। फिर इसके बाद एहलर्स डैनलॉस सिंड्रोम, ये हमारे पास एक जेनेटिक डिजीज होती है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉब्लम हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। मार्फन सिंड्रोम, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू का डिफेक्ट आ जाता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक प्रोटीन होता है टाइप 1 कुछ इस तरह का, तो उसके अंदर जो कि है प्रॉब्लम आ जाता है। और न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 1, इट इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें भी प्रोटीन्स जो के हैं न्यूरॉन्स के सही से डेवलप नहीं होते। तो इन सब केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। एन्यूरिज्म मतलब जस्ट अ पूलिंग, लेकिन सब एरेक्नॉइड हैमरहेज हमारे पास क्या है, उस पूलिंग की वजह से अगर कोई आपका ट्रॉमा होता है तो हमारे पास ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये बहुत वीक है। इट मीन्स इट्स वॉलेटाइल कह सकते हैं कि ये वर्सेटाइल कह सकते हैं कि भाई ये फट सकता है कभी भी। यहाँ पे आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो भाई, एन्यूरिज्म है कभी भी फट सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोगे आप, निमोडिपाइन, प्रिवेंट करोगे वेजोस्पैज्म को एंड सब्सिक्वेंट स्ट्रोक को। तो 30 to 60 mg आप क्या दोगे 5 to 14 डेज के लिए, और फिर 360 mg पे दोगे 7 दिनों के लिए। क्या चीज़, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर निमोडिपाइन। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, सीजर प्रोफाइल एक्सेस, आप सीजर को कंट्रोल करने के लिए फेनिटोइन दोगे। तो सर्जिकल प्रिवेंशन के लिए आप क्लिपिंग कर दोगे एन्यूरिज्म की, मतलब पीछे से आर्टरीज को क्लिप कर दोगे ताकि उनमें ब्लड ज़्यादा फ्लो ना हो।
और इंसर्शन ऑफ प्लेटिनम कॉइल एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आप प्लेटिनम कॉइल को जो कि इंसर्ट करते हो, एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर होता है और ये लेस कॉम्प्लिकेशन है देन क्लिपिंग। तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड कम है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम आते हैं, इसलिए आजकल जो कि है क्लिपिंग को फर्स्ट चॉइस रखा जाता है। आगे हो जाओ। तो स्लाइड आगे नहीं हो रही। कॉम्प्लिकेशन विद द मैनेजमेंट, अब अगर आपके पास बेरी एन्यूरिज्म है या फिर आपके पास हैमरहेज है या कुछ और है, इन सारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनकी क्या मैनेजमेंट है। अगर आपको हाइड्रोसेफेलिस हो जाता है, हाइड्रोसेफेलिस ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलिस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सर्जिकल शंट लगा दोगे। इसका मतलब ये है कि आपके हाइड्रोसेफेलिस होता है कि कोई भी फ्लूइड जो कि ब्रेन में जमा हो रहा है, तो अगर आपके पास फ्लूइड जमा हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप सर्जिकली एक शंट लगाते हो और उससे ड्रेन कर देते हो फ्लूइड। प्रोबेबली ब्लड होगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेमरेज पढ़ रहे हैं। फिर इसका डिलेड सेरेब्रल स्कीमिया, डिलेड सेरेब्रल स्कीमिया अगर हो रहा है आपको तो आप क्या करोगे, वेजो डायलेटर्स दे दोगे ताकि स्कीमिया होना बंद हो जाए और ब्रेन के टिश्यूज तक ब्लड पहुंचे। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है सोडियम जो कि आपके पास कम हो रहा है, तो आप वाटर रेस्ट्रिक्शन करोगे ताकि सोडियम यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ना निकले, वाटर कम दो। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या है, चेस्ट इन्फेक्शन एंड वेनस थ्रोम्बोसिस आपको हो सकता है। एपिड्यूरल, अब बात करते हैं हीमाटोमा की। तो सबसे पहले एपिड्यूरल हीमाटोमा जो कि आपको पीछे भी दिखा है, यहाँ एक्सरे में भी देख सकते हैं, इस तरह से सर्कुलर छोटा सा सर्कल का पोर्शन अगर बोले तो वो यहाँ पे बन जाता है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है मोस्ट कॉमनली। ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, लूसिड इंटरवल का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है उसके फौरन बाद आपको पहले लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिलेगा, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाएगा, बेहोश होने के कुछ देर बाद वापस जाग जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल होगा और फिर उठ के आपकी क्लिनिक पे आ जाएगा। क्रेनियल नर्व 3 पैल्सी हो जाएगी, आपको क्रेनियल नर्व 3 की पैल्सी हो जाएगी जिसकी वजह से आई के जो क्या है प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे। सीटी में हमारे पास क्या है, बाइकॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म आएगा। बाइकॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म ये आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है, हाइपरडेंस ब्लड कलेक्शन होगी और ये सूचर लाइंस को क्रॉस नहीं करेगा। सूचर लाइन क्या होती है, क्रेनियम की जो सूचर्स होते हैं, मतलब जॉइंट्स होते हैं, ये आपने बेसिक एनाटॉमी में पढ़ा होगा। सबड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा हमारे पास क्या है कि आप में आपके पास रप्चर हो जाती है ब्रिजिंग वेन्स की, तो कॉमनली ब्रिजिंग वेन्स के रप्चर की वजह से होता है। वेनस ब्लीडिंग आपकी स्लो हो जाएगी, प्रेशर कम होता है, लेकिन हेमाटोमा डेवलप होता रहता है ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम बड़ा होता रहेगा, आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देता, लेकिन अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ोगे तो ये बड़ा होता जाएगा। और ये ज़्यादातर एल्डरली इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, अल्कोहलिक्स हो गए, ब्लंट ट्रॉमा जिनको हुआ है, या फिर शेकन बेबी। शेकन बेबी एक सिंड्रोम है जिसका नाम लिटरली बच्चों को शेक करने से ही निकला है। तो अगर आप बच्चे के हेड को शेक कर देते हो जिसकी वजह से आपको क्या होगा, सबड्यूरल हेमाटोमा होगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, ब्रेन एट्रोफी हो जाएगी, शेकिंग या फिर विप्लैश। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप बच्चे में होती हैं, ब्रेन शेकिंग हो जाए या विप्लैश इंजरी हो जाए, तो इन सब की वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा के चांसेस होते हैं। क्रिसेंट शेप्ड हेमरहेज दैट क्रॉस सुचर लाइंस मिड लाइन शाफ्ट, एक क्रिसेंट शेप होता है, मतलब ये भी होता तो एक तरह से कॉन कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सिटी है, बट ये थोड़ी सी लंबी सी है। क्रिसेंट शेप है, चांद की तरह है, चांद जैसे लंबा सा होता है ना, इस तरह से। लेकिन अगर आप बात करें एपिड्यूरल के, एपिड्यूरल में आपको थोड़ा सा और मोटा बनेगा और थोड़ा सा लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा सा होगा और सर्कल टाइप की शेप बना रहा है। ये सर्कल नहीं बनता, ये फ्लैट टाइप ही बनता है। अच्छा, अभी सबर करो, थैंक यू नहीं है, नीचे थोड़ा सा देख लो। तो ये हमारे पास क्या है कि एक्यूट जब ब्लीडिंग हो रही हो तो आपके पास आपको क्या मिलेगा, हाइपरडेंस मिलेगा एक्सरेज में, एमआरआई में। सब एक्यूट में आपको आइसोडेंस मिलेगा और क्रॉनिक जो के है हाइपरडेंस मिलता है सीटी स्कैन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे भी मैंने पिक्चर्स दिखाई, तो जहाँ पे आपको हाइपरडेंस मिल रहा है समझ जाओ एक्यूट का एक्सरे है। सब जहाँ पे सब एक्यूट मिला वहाँ पे समझ जाओ आइसोडेंस मिला, वहाँ पे समझ जाओ सब एक्यूट है। जहाँ पे हाइपरडेंस मिला वहाँ पे क्रॉनिक है। और यहाँ हमारे 15 मिनट भी खत्म होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड देन गिव इट अ थम्स अप and share it with your friends who are going to have an exam soon.